A very good evening to all dear students of BA Semester 4. बच्चों, मैंने आपको जो मैं आज टॉपिक कराने जा रही हूँ, जिसका ऑडियो लेक्चर आपको भेज रही हूँ, उसके नोट्स मैंने आपको भेज दिए थे। सिलेबस जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द सिलेबस, आप चेक कर लीजिएगा। और सिलेबस बहुत अच्छा सिलेबस है हमारा। अच्छा क्यों है? क्योंकि बहुत छोटा सा है। और जब सिलेबस छोटा होता है ना, तो आप यकीन मानिए टीचर को भी अच्छा लगता है, स्टूडेंट को भी अच्छा लगता है। और ये जो छोटा सा सिलेबस है, मतलब उतना छोटा नहीं है, कराने में तो टाइम लगेगा। तो ये जो यूनिट्स हैं आपकी 4 यूनिट्स है, 1, 2, 3, 4। मैं आपकी 4th यूनिट से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सीधे फर्स्ट यूनिट में ISLM एनालिसिस है। थोड़ा सा क्लासेस शुरू हो जाएं, थोड़ा सा आप इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएं क्लासेस में। एकदम से मैं ये टफ पोर्शन शुरू कर दूंगी तो आप लोगों को भी सेमेस्टर 4 का वो आनंद नहीं आएगा। तो मैं आपके लिए यूनिट 4 से स्टार्ट कर रही हूँ, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। यूनिट 4 में हमारा जो यूनिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है भुगतान संतुलन, और एक्सचेंज रेट का मतलब होता है विनिमय दर। बच्चे अक्सर जब मैं सिलेबस देती हूँ तो ये बोलते हैं कि मैम आप इसको हिंदी में भेज दीजिए। हिंदी में बच्चों सिलेबस नहीं होता, लेकिन जब भी मैं टॉपिक कराती हूँ, नोट्स देती हूँ, तो आपका वो हेडिंग आ ही जाता है। तो जैसे आज मैंने बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज भुगतान संतुलन एंड एक्सचेंज रेट इज विनिमय दर। और इसमें हमें क्या करना है? बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक को कवर करना है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक को जब हम कवर करेंगे, भुगतान संतुलन को जब हम कवर करेंगे, तो हमको सबसे पहले तो पता होना चाहिए व्हाट डू वी मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब भुगतान संतुलन है। और ये किस संदर्भ में बच्चों बात कर रहे हैं? देखिए बच्चों, 2 तरह के व्यापार होते हैं। एक इंटरनल ट्रेड होता है, आंतरिक व्यापार होता है, और एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। आंतरिक व्यापार देश की बाउंड्रीज के अंदर होता है, देश की सीमाओं के अंदर होता है। और हमारा इंटरनेशनल जो व्यापार है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, वो किसके बीच में होता है? हमारे देश की बाउंड्रीज के बाहर होता है। तो एक बात तो आप बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार इसको BOP भी कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज भुगतान संतुलन। उसका हम किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड। हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो हमारे प्यारे बच्चों को क्लियर हो गई कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वी आर टॉकिंग विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? तो आपका याद रखिएगा, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक देश के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड होता है, एक जिसको कहना चाहिए किसके बीच में रिकॉर्ड होता है? याद रखिएगा, एक रिकॉर्ड ऑफ एक जो देश है, उसके जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का मतलब बच्चों क्या होता है? जितने भी उसकी मौद्रिक वो हैं, लेन देन है, जितने भी उसके मौद्रिक लेन देन है। और किसके साथ है उसके मौद्रिक लेन देन? उसके जो मौद्रिक लेन देन है विद अदर कंट्रीज। मौद्रिक लेन देन का मतलब क्या हुआ? मैंने अमेरिका के साथ व्यापार किया। व्यापार कोई फ्री में तो नहीं होगा ना। मैंने अपना सामान भेजा, उन्होंने मुझको डॉलर दिया, उन्होंने अपना सामान भेजा, हमने उनको उसका भुगतान किया। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरा विवरण होता है, रिकॉर्ड होता है। लेकिन रिकॉर्ड किसका होता है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का होता है। मौद्रिक लेन देन का पूरा लेखा जोखा होता है। और उस लेखा जोखा में कौन इन्वॉल्व है? 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। एक व्यापार जो कर रहा है, और एक जो व्यापार में, मतलब 2 कंट्रीज जो व्यापार में संबंधित हैं। और इसमें आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि पीरियड जो होगा वो 1 वर्ष का होगा। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, भुगतान संतुलन से क्या मतलब है? देश के हमारे जितने भी व्यापार की, जब मैं व्यापार शब्द बोलती हूँ ना बेटा बच्चों, तो
तो बच्चों आपको बस ध्यान रखना कि व्यापार में आयात और निर्यात दोनों आते हैं, और आयात निर्यात के साथ साथ जो हमारी सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, उनका जो मूल्य है उस सब का ब्यौरा है, उस सब का रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड के लिए पीरियड याद रहा आपको, 1 ईयर का है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको आज बात समझ में आ गई। एक ये कॉन्सेप्ट है, एक तरह का ये ऐसी धारणा है जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं, 2 देशों की बात करते हैं जो व्यापार कर रही हैं, 1 वर्ष में जो व्यापार हो रहा है उसका लेखा जोखा की बात करते हैं। तो ये तो हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन। फिर हमारे पीटी एल्सवर्थ हैं, पीटी एल्सवर्थ, ELLSWORTH, उन्होंने क्या कहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक समरी स्टेटमेंट है। आप समझ रहे ना, समरी स्टेटमेंट का मतलब एक तरह से लिखित विवरण है। स्टेटमेंट का मतलब एक विवरण है, एक ब्यौरा है। और किस चीज का ब्यौरा है, किस चीज का ब्यौरा? ट्रांजैक्शंस का। ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है बच्चों? लेन देन होता है। लेन देन किसके बीच में? रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपके एक देश के निवासियों का किसके साथ? बाकी विश्व के, जो विश्व के बीच किए गए जो भी लेन देन हैं, उनके बीच जो भी लेन देन हो रहे हैं, आपके देश के निवासी और उनके देश के निवासी के बीच में जो भी लेन देन हो रहे हैं उसका लिखित विवरण है। तो अगर हम इसका एक सार निकालें, अगर आपसे कहा जाए कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट जरा सी 2 लाइनों में समझा दो, तो आप क्या समझाओगे? कि एक तरह का रिकॉर्ड है, एक तरह का विवरण है। किस चीज का विवरण है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का मतलब मौद्रिक लेन देन का। मौद्रिक लेन देन में आपके देश का अन्य देशों के साथ, और समय पीरियड 1 वर्ष है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा अगर ध्यान से सुन रहा होगा तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं समझ में आया होगा। हम बच्चे समझदार बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक एक बात स्पष्ट होती जाएगी। तो जब हम 2 डेफिनेशंस हमने कर ली, तो डेफिनेशन ऊपर वाली बेनम की थी, BENHAM, नीची वाली PT एल्सवर्थ की है। तो ऊपर दोनों डेफिनेशन से हमने कुछ बातें निकाली। क्या निकाली? एक तो ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, ऐसा लेखा जोखा है जो क्रमबद्ध है। सिस्टमैटिक का मतलब ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने जो लेखा जोखा करा उसमें इस तरह का कुछ भी मतलब सिस्टमैटिकली लिखा हुआ रिकॉर्ड है। अब जैसे सिस्टमैटिकली का मैं एग्जांपल क्या दूं? अगर आपको पूरे वर्ष में आपने कितना कमाया है, तो फिर आप ये थोड़ी कि कभी जनवरी का बताएंगे, कभी मार्च का बताएंगे, कभी अगस्त का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उस तरह से जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी व्यापार किया गया, बिल्कुल क्रमबद्ध आप उसमें लेखा जोखा रखते हैं। तो एक तो रिकॉर्ड कैसा है बच्चों? सिस्टमैटिक है, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए है, एक निश्चित समय के लिए, एंड यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट निश्चित पीरियड इज 1 ईयर, 1 साल। कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापकता है, आई मीन नैरो नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव है। व्यापकता का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप इसका जो मतलब इसका जो स्कोप है, इसका जो नैरो, व्यापकता का मतलब क्या है? व्यापक का मतलब इसका जो क्या बोला जाएगा, इसके लिए मुझे आपके लिए एग्जैक्टली शब्द नहीं आ रहा है। मतलब व्यापक का मतलब एक बड़े स्तर पे लेकर चल रहा है। अब यहाँ पर 2 शब्द आएंगे, वो मुझे थोड़ा आपको समझाने पड़ेंगे। दृश्य और अदृश्य मदें, एक विजिबल आइटम्स होते हैं और एक इनविजिबल आइटम्स होते हैं, ठीक है ना। विजिबल आइटम्स आपके वो होते हैं जो आपके बंदरगाह पे, हार्बर पे रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। बंदरगाह समझते हैं ना, जहाँ पर से शिप आते हैं जाते हैं। और इनविजिबल आइटम्स में वी आर टॉकिंग अबाउट जिनका हमारे पास लेखा जोखा नहीं होता है। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए क्योंकि इसमें जो है हम बात किसकी कर रहे हैं? हम अकेले, अगर हम कहते हैं अकेले विजिबल आइटम्स हैं, है ना, अकेले अगर विजिबल आइटम्स की बात होती तो इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव नहीं कहते। लेकिन ये जो है व्यापक है, विस्तृत है। विस्तृत का मतलब समझ रहे हैं? डिटेल्ड है। डिटेल का मतलब समझ रहे हैं? और क्या शब्द है आपको? इलैबोरेट। इलैबोरेट का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शॉर्ट में है, पूरा डिटेल्ड ब्यौरा है। तो इसमें क्या बातें आती हैं? विजिबल आइटम्स भी आते हैं और इनविजिबल आइटम्स भी आते हैं। विजिबल आइटम्स का मतलब आपको पता है, विजिबल आइटम्स का मतलब जो दृश्य मदें हैं, और इनविजिबल आइटम्स का मतलब क्या होता है?
जो आपकी अदृश्य मदें हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। अब विजिबल आइटम्स जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में मटेरियल गुड्स होती हैं, जिसको आप दिखाई देती हैं बॉर्डर क्रॉस करते हुए, वो हर जगह रिकॉर्ड की जाती है, हर बंदरगाह पे उनका रिकॉर्ड होता है। विजिबल आइटम्स में हम आ जाएंगे, मशीनरी है, चावल है, चाय है, कपड़ा है। इनविजिबल आइटम्स में वो हैं जिनको आप नहीं देख सकते हैं बॉर्डर क्रॉस करते हुए, आप समझ रहे हैं ना, जिनको हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन विजिबल आइटम से मैंने कैसे कैसे बताया, आप इसका ध्यान रखिएगा। मशीनरी है, चाय है, आपको पता चल रहा है कि भाई ये जो है हमारा बॉर्डर क्रॉस कर कर दूसरे देश में जा रहे हैं। इज इट ऑलराइट? जैसे इसमें आती हैं क्या बताऊं मैं आपको, सर्विसेज आती हैं, सेवाएं आती हैं, सर्विसेज ऑफ शिपिंग हैं, बैंकिंग सेवाएं हैं, टूरिज्म सेवाएं हैं, इन्वेस्टमेंट सेवाएं हैं, कुछ हमारे ट्रांसफर्स हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना। आपने यहाँ से यहाँ बैंक में ट्रांसफर किया, वो दिखाई नहीं दे रहा। आप चाय जा रही है, चाय का पूरा पूरा पेटियाँ जा रही है, वो दिखाई दे रही हैं, समझ गए। तो ऐसी सेवाएं जो आपके विजिबल आइटम जो आपके बॉर्डर पर, आपके हार्बर पर, आपके बंदरगाहों पर रिकॉर्ड की जा रही हैं। और इनविजिबल आइटम्स, अदृश्य मदें कौन सी हैं, जो रिकॉर्ड नहीं की जा रही हैं। आपकी शिपिंग की सर्विसेज हैं, आपकी बैंकिंग की सर्विसेज हैं, आपकी पर्यटन की सर्विसेज हैं, आपके कुछ ट्रांसफर हैं, हस्तांतरण है जो दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन वो हैं, तो उनको हम इनविजिबल आइटम्स कहते हैं। तो यहाँ पर बात आती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों को इंक्लूड करता है, भुगतान संतुलन विजिबल को भी करता है और इनविजिबल भी करता है। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम ये बिल्कुल आपने शायद सुना नहीं होगा, दोहरी अंकन प्रणाली। दोहरी अंकन प्रणाली, दोहरी अंकन प्रणाली का मतलब क्या होता है, आपके जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो जिसमें प्राप्तियां भी हैं, लेनदारियां भी हैं, और रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके डेबिट साइड में करी जाती हैं, जो आपके भुगतान हैं वो क्रेडिट साइड में करे जाते हैं। आपके पास क्या प्राप्तियां जो हैं वो लेनदारी, और भुगतान को हम देनदारी की तरफ जोड़ा जाता है, समझ रहे हैं। एक दो कॉलम बना लेते हैं, क्या हमने प्राप्त किया तो उसको लेनदारी की तरफ हमने जोड़ दिया, भुगतान हमने क्या दिया उसको हमने देनदारी की तरफ जोड़ दिया। तो रिसीट्स डेबिट साइड में आती हैं, और पेमेंट हमने पाया है ना, हमको मिला है ना, तो वो किस तरफ आएगा, वो डेबिट में नहीं आएगा, वो क्रेडिट में आएगा। थोड़ा आराम से मेरा एक बात सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर से मैं बोल रही हूँ, दोहरी अंकन प्रणाली जिसमें हमने दो कॉलम्स बनाए, प्राप्तियों को हमने लेनदारी की तरफ और देनदारियों को और भुगतानों को हमने देनदारी की तरफ कर दिया। जो भी भुगतान किया वो हमने दे दिया, देनदारी की तरफ कर दिया। अब बच्चों आती है क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉन्सेप्ट की। हमारा जो ये भुगतान संतुलन है, जो हमारी ये धारणा है, इसका क्या महत्व है। इसका महत्व ये है कि जब आपको मैंने शुरू में बताया था ना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो एक तो तय बात है कि जब हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट पता होता है, भुगतान संतुलन पता होता है, तो एक देश की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चल जाता है। अगर आपका देश ज़्यादा आयात कर रहा है तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट उतना फेवरेबल, उतना अनुकूल नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो दो देशों की अगर हमें आर्थिक स्थिति पता करनी है तो आपके भुगतान संतुलन से हमें पता चल जाएगा आर्थिक स्थिति के बारे में। फिर ये बताता है कि एक देश की आर्थिक स्थिति बताने के साथ साथ उस देश में कितनी गरीबी है, कितनी बेरोजगारी है, वहाँ की इनकम का क्या स्तर है, आय का क्या स्तर है, बेरोजगारी का क्या स्तर है, गरीबी की क्या स्तर है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या स्तर है, पॉवर्टी का क्या स्तर है, पर कैपिटा इनकम का क्या स्तर है। क्योंकि अल्टीमेटली आप ये देखिए ना कि अगर हमारा एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, हमारे निर्यात हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे बहुत सारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर लोगों को रोजगार मिला होगा, तभी तो वहाँ पर उत्पादन हो रहा होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा तभी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, तभी तो हम निर्यात करेंगे। तो एक देश की आर्थिक स्थिति के साथ साथ उस देश का ये आईना बन जाता है, गरीबी का, बेरोजगारी का, प्रति व्यक्ति आय का, वो सब भी दर्शा देता है। किसी कंट्री का अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा है तो तय बात है कि वहाँ पर बेरोजगारी की स्थिति इतनी, रोजगार की स्थिति अच्छी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। फिर हमारी आर्थिक नीतियों को बनाने में हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज
बच्चों, अगर मैं ट्रेड पॉलिसी की बात करती हूँ, एक्सपोर्ट की बात करती हूँ, इंपोर्ट की बात करती हूँ, कोटा, कितना हमारा कोटा है, कितना हमारा प्रशुल्क है, टैरिफ है, जितनी भी हमारी व्यापार को लेकर जो नीतियाँ बनती हैं वो आर्थिक नीतियाँ ही तो कहलाएंगी ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा हमारे सामने रिकॉर्ड है जिसके ऊपर हम आर्थिक नीतियों का निर्माण करते हैं। एक देश के लिए अगर हमारा व्यापार अच्छा है विद अदर कंट्री या विद अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो हमारी आर्थिक नीति भी फेवरेबल होगी, अनुकूल होगी। हेल्प्स इन नोइंग अबाउट एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द कंट्री। यस, एक्सचेंज रिजर्व्स का क्या मतलब है बच्चों? एक्सचेंज रिजर्व का मतलब है कि हमारे देश के पास कितना विदेशी मुद्रा है। अब विदेशी मुद्रा हमारे पास ज्यादा कब होगी बच्चों? जब हमारे निर्यात ज्यादा होंगे, व्हेन आवर एक्सपोर्ट्स आर मोर। जब आपकी एक देश के साथ आप निर्यात ज्यादा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? डॉलर मिलेगा या जो भी करेंसी मिलेगी। तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, विदेशी विनिमय जो भंडार है, जो कोष है, वो ज्यादा उस संपन्नता आएगी उसमें। तो एक देश का एक्सचेंज रिजर्व, एक देश का विनिमय कोष डिपेंड करता है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी डिपेंड करता है। निर्यात अच्छे होंगे तो हमारी विदेशी मुद्रा मिलेगी हमको, हमारे विनिमय कोष हमारे भरेंगे। अगर हम आयात ज्यादा करेंगे तो हमारे विनिमय कोष से मुद्रा हमको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। डॉलर की वैल्यू आपको पता है ज्यादा है एज कंपेयर टू आर ओन रूपी। तो विदेशी मुद्रा का जो हमारा कोष है वो भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है काफी एक सीमा तक किसके ऊपर? हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। अब बहुत जल्दी मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देती हूँ, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको क्या बताया? व्यापार संतुलन। अब मैं आपको क्या नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको बताया भुगतान संतुलन। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी छोटा सा गलती कर दी थी, उसको व्यापार संतुलन बोल दिया था। भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट को कहते हैं, जिसको मैंने बताया था कि एक देश का दूसरे देश के साथ जो भी मौद्रिक लेन देन है उसका ब्यौरा है, उसका रिकॉर्ड है एक साल के अंदर का। बैलेंस ऑफ ट्रेड छोटा कॉन्सेप्ट है उसके कंपैरिजन में भुगतान संतुलन के। उसको कहते हैं भुगतान संतुलन, इसको कहते हैं व्यापार संतुलन। ये दिखाता है, वहां तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं ना बच्चों। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का मतलब मौद्रिक लेन देन की। यहां पर हम मौद्रिक लेन देन की बात एग्जैक्टली नहीं करते, हम व्यापारिक लेन देन की बात करते हैं। मौद्रिक लेन देन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, व्यापार छोटा कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो एक देश का दूसरे देश के साथ क्या व्यापारिक संबंध है, क्या व्यापारिक लेन देन है एक साल के अंदर, वो होता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन। ये बताता है कि आपके वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स के बीच में क्या संबंध है। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स का मतलब आपके आयातों की कीमत और निर्यातों की कीमत का आपसी संबंध दर्शाता है। इट एक्सप्लेन्स, इट इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। अगर आपकी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे तो आपका जो व्यापार संतुलन है वो कैसा होगा? फेवरेबल होगा। एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे तो आपका व्यापार संतुलन अच्छा माना जाएगा ना। अगर आपके इंपोर्ट्स ज्यादा हो गए तो आपका व्यापार संतुलन कैसा हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में याद है आपको, हमने दोनों आइटम्स इंक्लूड करे थे, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल का मतलब क्या होता है? विजिबल का मतलब जिसका हम बंदरगाहों पे के ऊपर क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इनविजिबल मैंने क्या बताया था? ऐसी सर्विसेज हैं जिनका हम रिकॉर्ड, जो हमें अदृश्य, जो हमें नहीं दिखाई देती। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए, दोनों आते हैं, विजिबल भी और इनविजिबल भी, अदृश्य भी और दृश्य भी। और इनविजिबल में और बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आते हैं, जो बंदरगाहों पे जिनका हम रिकॉर्ड ले सकते हैं वही आते हैं, इनविजिबल नहीं आते हैं। तो अब मैं अपना लेक्चर एंड की तरफ आ रहा है। अब मैं आपको 5 डिफरेंसेस बता देती हूँ, पर इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भुगतान संतुलन बड़ा कॉन्सेप्ट है, व्यापार संतुलन छोटा कॉन्सेप्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन रिकॉर्ड है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का मतलब बच्चों क्या होता है? मौद्रिक लेन देन का, एक कंट्री का दूसरी कंट्री से एक साल के पीरियड में। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन जो है, वो रिकॉर्ड है ट्रेड ट्रांजैक्शन का। वहां पर हम मौद्रिक लेन देन की बात करते हैं, यहां पर हम व्यापारिक लेन देन की बात करते हैं। समझ में आया? वहां पर मॉनेटरी, मौद्रिक लेन देन, यहां पर ट्रेड ट्रांजैक्शंस, व्यापारिक लेन देन की बात करते हैं।
बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल आइटम भी आते हैं और इनविजिबल भी आते हैं, अदृश्य मदें भी आती हैं और दृश्य मदें भी आती हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में भुगतान संतुलन में व्यापार संतुलन में केवल विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आते हैं। विजिबल माने जो दृश्य हैं, जो दिख रहे हैं, ऐसे आयात और ऐसे निर्यात जो हमको दिख रहे हैं, लेकिन वहां पर अदृश्य और अदृश्य दोनों आते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूडेड होता है। भुगतान संतुलन में व्यापार संतुलन सम्मिलित होता है, लेकिन व्यापार संतुलन में भुगतान संतुलन सम्मिलित नहीं होता। खुद समझ में आ रहा होगा आपको। बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक व्यापक कॉन्सेप्ट है, एक विस्तृत कॉन्सेप्ट है, वाइडर कॉन्सेप्ट है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, व्यापार संतुलन जो है, भुगतान संतुलन के कंपैरिजन में, तुलना में एक संकुचित अवधारणा है। समझ गए? और 5 पॉइंट्स मेरे ख्याल से काफी हैं। हाँ, बैलेंस एक और रह गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमेशा संतुलन में रहता है। ये मैं नेक्स्ट वाले ऑडियो में समझाऊंगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा संतुलित रहता है, लेकिन आपका व्यापार संतुलन, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। आप याद रखिएगा, भुगतान संतुलन मतलब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस करेगा। मतलब अभी ये आपको मैंने बताया ना, अभी नहीं समझ पाओगे आप, ये दूसरे लेक्चर में समझाऊंगी। और बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका कभी प्रतिकूल भी हो सकता है, कभी अनुकूल भी हो सकता है, कभी फेवरेबल भी हो सकता है, कभी अनफेवरेबल भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर हमको ये बात समझ में आई कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, भुगतान संतुलन का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा कॉन्सेप्ट है, विस्तृत कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आता है, उसके अंदर व्यापार संतुलन भी आता है। तो थोड़ा सा आप लोग खुद भी पढ़ लीजिएगा। मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसी को मैं कंटिन्यू करूंगी। कल एक और छोटा सा आपको इसके लिए लेक्चर भेज दूंगी। और वैसे कल मैंने सोचा था ऑडियो नहीं भेजूंगी, लेकिन थोड़ा सा बचा है तो मेरा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। 10 मिनट का मैं एक लेक्चर आपको और भेज दूंगी और उसके बाद कल मैं आपको